Hello students, I am Raman Sethi and we are discussing chapter number 7, that is conservation of plants and animals of 8th class science. Our today's topic is topic number 7.8, that is national parks. तो नेशनल पार्क क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क. अब आपको पता है कि पीछे आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है, उनमें आपने पढ़ा था कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो एक पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में घूमने गए होते हैं. तो वहाँ पर चलते चलते उनको रोड के किनारे पर लिखा मिलता है कि सतपुरा नेशनल पार्क. तो वो सतपुरा नेशनल पार्क में वो पहुँच जाते हैं बच्चे. तो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं वो डिस्कस करते हैं. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. अब बच्चे उस सतपुरा नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं, जाने की इच्छुक होते हैं. माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम. माधव जी जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो उनको बच्चों को बताते हैं कि एक नेशनल पार्क जो होता है एक बड़ा डाइवर्स एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स को और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. कि अब नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया की फ्लोरा मतलब वहाँ के पेड़ पौधे, फोना मतलब वहाँ के एनिमल्स, लैंडस्केप मतलब वहाँ की ज़मीन, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स मतलब पास्ट में पाई जाने वाली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. तो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सतपुरा नेशनल पार्क हमारे इंडिया का सबसे पहला फॉरेस्ट रिजर्व बनाया गया था. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो एक इंडियन टीक प्लांट है जिससे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिलती है, तो वो सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है. तो देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. हमारे इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है. अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 102 नेशनल पार्क हैं. तो रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द सतपुरा नेशनल पार्क. दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स. कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसके अंदर रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं. रॉक शेल्टर क्या होती है कि मतलब जहाँ पर रॉक्स के ऊपर कुछ पिक्चर्स या कुछ आर्ट वर्क बनाकर रखा गया हो हिस्ट्री के टाइम से, मतलब पास्ट टाइम में, और उसको अभी भी प्रिजर्व करके वहाँ पर नेशनल पार्क में रखा गया है. तो दीज आर द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दी जंगल्स. तो वो रॉक शेल्टर्स क्या हैं, एक एविडेंस देते हैं, एक प्रूफ देते हैं कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, कि उन जंगलों में पहले ह्यूमन्स एग्जिस्ट करते थे, ह्यूमन लोग वहाँ पर रहते थे. तो दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल. तो उन रॉक शेल्टर्स को देखकर हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग उन जंगलों में किस तरह से रहते थे, किस तरह की लाइफ वहाँ पे सर्वाइव करते थे. तो रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स. उस जगह पर उन शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स पाई जाती है. ए टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करके वहाँ पर रखा गया है. Figures of animals and man fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings. Many tribals still live in the area. कि उन जगहों पर एनिमल्स, मैन की पिक्चर शो की गई है. उन रॉक्स के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं जो आपस में फाइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं या अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बजा रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें उन पेंटिंग्स के ऊपर शो की गई है, तो जो रॉक्स के ऊपर बनाई गई है. तो मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन दी एरिया. तो बहुत से ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग अभी भी उन एरियाज़ में रहते हैं, नेशनल पार्क्स में रहते हैं. तो एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी ए बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट. तो जैसे बच्चे और आगे जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक बोर्ड नज़र आता है जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व. तो माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन दी कंट्री. तो माधव जी उन बच्चों को बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर एक इंडिया का एक प्रोजेक्ट बनाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि टाइगर्स को, हमारी कंट्री में जितने भी टाइगर पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर दैट द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन दी कंट्री. तो इस प्रोजेक्ट टाइगर का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या रखा गया है कि इंडिया के अंदर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, तो जितने भी टाइगर्स हमारे इंडिया में बचे हैं उनका सर्वाइवल को, उनकी मेंटेनेंस करना प्रोजेक्ट टाइगर का मेन पर्पज़ है, ताकि हम अपने टाइगर्स को जो बचे हैं उनको भी ख़त्म होने से बचा सकें. तो आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. आई होप आई कैन सी अ टाइगर.
तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या अभी भी इस जंगल में टाइगर पाए जाते हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि मैं भी इस जंगल में टाइगर देखूंगा, देखेंगे वो बच्चे। तो टाइगर इज़ वन ऑफ द मेन मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट a significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephant, wild buffaloes, and barasingas were also found in the Satpura National Park. कि टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है, बहुत कम स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर टाइगर भी एक ऐसी स्पीशीज़ है जो जंगलों से कम होती जा रही है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसी जगह है इंडिया के अंदर जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ी है पहले के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट नाम से एरिया बनाया गया है। तो एक टाइम ऐसा भी था कि जब सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही बहुत सारे लोयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बुफेलोज और बारासिंगा भी पाए जाते थे। तो एनिमल्स हुज नंबर्स एंड आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो एनिमल्स जिनकी नंबर्स मतलब जिनकी पॉपुलेशन जो है डिमिनिश हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इतने लेवल तक कम हो रही है कि वो एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए हैं, मतलब ख़त्म होने की लिस्ट में आ गए हैं, तो उनको बोला जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। तो बूजो को याद आता है कि डायनासोर जो थे वो एक ऐसे एनिमल थे जो अब हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब हमारी अर्थ से ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो हमारी अर्थ से ख़त्म हो चुकी हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या एंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है और ख़त्म होने की लिस्ट में आने वाले हैं, वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करके चलेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कि एनिमल्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस होने की वजह से हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एनिमल का सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स जैसे एरियाज जो हैं, वहाँ पर एनिमल्स को और प्लांट्स को बचाए रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो इन नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि पशुओं को चराना, पोचिंग करना या हंटिंग करना, एनिमल्स को पकड़ना और जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर जाना, जड़ी बूटियाँ तोड़ना, तो ये सारे काम मना किए गए हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को रोका गया है, बैन लगाया गया है नेशनल पार्क्स के अंदर। तो ये सारा इसीलिए किया गया है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को नेचुरल तरीके से ग्रो करने दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो एक लड़की है जिसके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सिर्फ बड़े एनिमल्स ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो देखते हैं सॉरी माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ द बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। माधव जी पहली को बताते हैं कि छोटे एनिमल्स जो हैं उनको ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का बड़े एनिमल्स के कंपैरिजन में। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड ऑल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। कि हम धीरे धीरे करके स्नेक्स को, फ्रॉग को, लिजर्ड को, बैट और ऑल को मारते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं हमारे इकोसिस्टम से। उनकी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस जाने बिना, तो बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। तो उन छोटे छोटे एनिमल्स को हम मारकर हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। तो दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो वो जो एनिमल्स हैं वो चाहे साइज़ में छोटे हैं लेकिन उनका इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। तो वो छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं हमारी फूड चेन्स और फूड वेब का पार्ट होते हैं, जिसको फूड चेन और फूड वेब क्या होती है आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि फूड चेन होती है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो इस तरह की जो लिस्ट बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, फूड चेन। और फूड वेब क्या होती है, कई सारी फूड चेन के नेटवर्क को फूड वेब बोलते हैं, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को ख़त्म कर देंगे तो हमारी फूड चेन और फूड वेब के ऊपर असर पड़ेगा, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम बिगड़ना शुरू हो जाएगा।
तो एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सोयल, रिवर्स, रिवर डेल्टा एट्सेट्रा। कि जो एक इकोसिस्टम है वो कई सारे प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा वहाँ पर कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, वहाँ का सोयल और रिवर, ये सारी चीज़ें मिलकर भी इकोसिस्टम बनाती है। तो अब रेड डाटा बुक क्या होता है, उससे पहले क्वेश्चन पूछा है, आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड इन ऑफ ओल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मुझे जानकर इस बात की हैरानी हुई कि हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनका भी एक रिकॉर्ड है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं? रेड डाटा बुक के अंदर। अब रेड डाटा बुक क्या है? प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for the plants and animals found in India. कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि रेड डाटा बुक के बारे में। अब रेड डाटा बुक क्या होती है? उन्होंने बताया कि रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है, मतलब एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनकी लिस्ट होती है उस रेड डाटा बुक के अंदर। और रेड डाटा बुक इंटरनेशनली भी बनाई जाती है, मतलब पूरे वर्ल्ड की एक रेड डाटा बुक भी बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और उसके अलावा इंडिया भी अपनी रेड डाटा बुक मेंटेन करता है, जिसके अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन से प्लांट और एनिमल्स जो हैं जो एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हैं उन सब की लिस्ट रखी जाती है। अब टॉपिक नंबर 7.10 माइग्रेशन। तो व्हाट इज माइग्रेशन? द एक्सकर्जन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। अब एक्सकर्जन पार्टी का मीनिंग है कि जो छोटे बच्चों की जो ग्रुप गया था जंगल में घूमने, उनकी बच्चों की जो पार्टी है वो आगे बढ़ती है जंगल के अंदर, तो माधव जी की गाइडेंस के अंदर, माधव जी के साथ साथ। दे सिट नियर द तवांग रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक तवा रिजर्वायर था जहाँ पर पानी का भंडार था, एक तालाब सा था, तो वहाँ पर जाके बच्चे बैठते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। तो उस तवा रिजर्वायर का जो रिवर थी, उस रिवर के पास पहली जो लड़की होती है वो वहाँ पर कुछ बर्ड्स को देखती है। तो माधव जी बताते हैं उन बर्ड्स के बारे में। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन डैट these are migratory birds, these birds have flown here from other parts of the world। कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड्स वर्ल्ड के किसी और जगह से, किसी और कंट्री से इंडिया में चलकर आए हैं, इसलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। दे फ्लाई फॉर laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, as Paheli learned in class 7th। कि माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बर्ड्स जो हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी और कंट्री से किसी दूसरे जगह पर मूव करते हैं अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से। वो माइग्रेटरी बर्ड्स मेनली किस लिए एक हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट में आते हैं? अपने एग लेइंग करने के लिए, मतलब अपने अंडे देने के लिए, अपने नए बच्चे पैदा करने के लिए माइग्रेटरी बर्ड एक जगह से चलकर दूसरी जगह तक आते हैं, क्योंकि उनके खुद के एरियाज़ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और इनहॉस्पिटेबल होती है, मतलब उनके सहने लायक नहीं होती। उस तरह की कंडीशन में इतनी कोल्ड के अंदर वो अपने एग्स नहीं दे सकते बर्ड्स, इसलिए वो इतनी दूर से हज़ारों किलोमीटर चल के इंडिया के अंदर आते हैं। तो इस तरह से एक आर्कटिक टर्न नाम का बर्ड है, वो इंडिया के अंदर अंटार्कटिका से आता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आता है। तो वो इंडिया में हरियाणा के अंदर जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपको मैंने पीछे बताई थी, तो वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर भी इंडिया के अंदर हरियाणा में आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स, एज पहली लर्न इन क्लास 7। तो 7th क्लास में भी आपने पढ़ा था, पहली बच्ची को याद आया कि उसने पढ़ा था 7th क्लास में कि माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी एक लैंड एरिया से दूसरी लैंड एरिया में जाते हैं। देन टॉपिक नंबर 7.11 रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कि प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को याद दिलाया कि डिफोरेस्टेशन का एक रीज़न और भी हो सकता है। क्या रीज़न हो सकता है? ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर।
कि एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1000 किलोग्राम पेपर बनाने के लिए लगभग 17 बड़े बड़े ट्रीज़ को हमें काटना पड़ता है। तो यानी कि पेपर बनाने के लिए भी हमें ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें डिफोरेस्टेशन करनी पड़ती है। तो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, तो इसलिए हमें पेपर को बचा कर रखना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड फॉर 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि एक पेपर को 5 से लेकर 7 बार तक रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब दोबारा से उससे नया पेपर बनाया जा सकता है नए पेड़ पौधों का यूज़ किए बिना। तो इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। कि अगर हर एक बच्चा पूरे इंडिया का, हर एक बच्चा छोड़ो, अगर हर एक पर्सन एक इंडिया का एक एक पेपर की शीट रोज़ बचाने लग जाए तो पूरे साल में हम काफ़ी सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफोरेस्टेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं पेपर को सेव करके। ओके, तो वी शुड सेव रीयूज़ यूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। तो हमें क्या करना चाहिए, पेपर्स को सेव करना चाहिए, बिना मतलब कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, और यूज़ किए हुए पेपर को दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए किसी तरीके से, और उन पेपर्स को रिसाइकिल कर लेना चाहिए। मतलब उन अखबार कागज़ को जलाने की बजाय, कॉपी बुक्स को जलाने की बजाय, जब वो यूज़लेस हो गई हैं तो उनको कबाड़ वाले को बेच दो, ताकि वो फैक्ट्रियों में जाकर दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग हो सके। तो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो ये पेपर को सेव करके और रीयूज़ करके हम अपने एक तो एनर्जी, पेड़ पौधों को तो बचाएंगे, उसके अलावा एनर्जी और वाटर जो कंज्यूम होते हैं पेपर बनाने के लिए, उस एनर्जी और वाटर को भी हम बचा लेंगे। तो मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो उसके अलावा जो पेपर बनाने की फैक्ट्रियों में हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, तो केमिकल्स भी हमें कम यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इज़ देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन? क्या डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है? तो यस, उसका परमानेंट सोल्यूशन है रिफोरेस्टेशन किया जाए। तो रिफोरेस्टेशन क्या होती है? प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज रिफोरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि डिफोरेस्टेशन का आंसर क्या हो सकता है, रिफोरेस्टेशन हो सकता है। कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं तो उसको बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। कि रिफोरेस्टेशन का मतलब है कि नए तरीके से पेड़ पौधों को रीस्टॉक करना, दोबारा से उगाना। जो प्लांट्स को हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं उन प्लांट्स को उनकी जगह पे नए पेड़ पौधे उगाना रिफोरेस्टेशन कहलाता है। प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और जो नए पेड़ पौधे हम वहाँ पर जंगल में उगाएंगे वो उसी तरह के होने चाहिए, उसी स्पीशीज़ के होने चाहिए जिस तरह के पेड़ पौधे हमने काटे थे। अपनी मर्जी से कुछ और नए टाइप के पेड़ पौधे नहीं उगाने। तो वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो हमें कम से कम उतने प्लांट जरूर उगा देने चाहिए जितने हम काटते हैं। रिफोरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। और जो रिफोरेस्टेशन है वो नेचुरली भी हो सकता है। इफ़ द डिफोरेस्टेड एरियाज इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट री एस्टेब्लिश इटसेल्फ। अगर जो डिफोरेस्टेड एरिया है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, उनको बिना डिफोरेस्टेड एरिया को अगर हम बिना किसी डिस्टर्बेंस किए कुछ भी उगाए बिना छोड़ देंगे तो नेचुरली भी वो री एस्टेब्लिश होता है, अपने आप को री एस्टेब्लिश करता है, मतलब नए पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पर। इन नेचुरल रिफोरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल रिफोरेस्टेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता। तो वी हैव ऑलरेडी कोज ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। तो हम अपने जंगलों की बहुत ज़्यादा डैमेज पहले से बहुत कर चुके हैं। वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए पेड़ पौधों को, ग्रीनरी को, ग्रीन वेल्थ को बचा कर रखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने की ज़रूरत है। यही हमारे पास एक ओनली ऑप्शन बचता है। तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इंडिया के अंदर प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। दिस एक्ट इज़ एम्ड एट preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest। तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या करता है कि नेचुरल फॉरेस्ट को और प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करने में हेल्प करता है, और जो ह्यूमन बींग्स की, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने में हेल्प करता है।
तो मतलब उन इस एक्ट के अंडर रह के हम अपनी फॉरेस्ट को बचा सकें और अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and children thanks Madhavji for guiding them through this exciting experiences. तो जब शाम हो जाती है, कई देर रेस्ट कर लेते हैं बच्चे, जिन जगह पे घूम फिर भी लेते हैं, तो उसके बाद जो माधव जी जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो बच्चों को बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या अब हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा एडवाइज़ नहीं किया जाता कि सनसेट के बाद जंगल में रहा जाए, क्योंकि जंगल में सनसेट के बाद शाम के टाइम पे रुकना सेफ़ नहीं होता। तो इसलिए तो सारे बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी वापस चलते हैं, और वापसी आते टाइम पर प्रोफेसर अहमद और सारे बच्चे मिलकर माधव जी को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उनको इतना अच्छे तरीके से गाइड किया, इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस में पूरा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में उनको विज़िट करवाई। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।